यहाँ पे टोटल जो ड्रॉ करने का तरीका यहाँ पे है, इसमें एक प्रोसेस से करोगे तो फिर ऊपर आ पाएगा। इसमें ए को सबको साथ में रखते हैं यहाँ पे। अब ए को साथ में रखे और बीसी यहाँ पे। फिर यहाँ पे बीबी को जो आ रहा है बी और बी इसको साथ में, और एसी। फिर यहाँ पे क्या करो, सी और सी, बेसिकली ए को रखते हुए यहाँ पे बी और बी को साथ में, और यहाँ पे सी और सी। तो चार तुम तो आसानी से कर सकते हो। और लास्ट में सबको कंबाइन करके ए बी, बी सी और ए सी। देखना यहाँ पे अब जो भी आ रहा है उसमें वो चेक कर पाएंगे क्या रहेगा। अब इसमें टोटल जी आई कितना आ गया, तो टोटल डिफरेंट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितना आ रहा है इस केस में यहाँ पे 5। तो जी 5। आई क्या जाता है 5। अब यहाँ पे चेक करना है कि यही ट्रांसपेयर में ऑप्टिकली एक्टिव कौन कौन सा है। ऑप्टिकली एक्टिव की बात करें तो मैंने कुछ डायरेक्टली बताया हुआ था पॉइंट कि देखना क्या है ट्रांसपेयर में कि अगर सेम टाइप का प्रेजेंट है ए ए ए लिखने का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं सिर्फ ए हो, वो बी और बी टाइप का सेम टाइप का प्रेजेंट है। यहाँ पे ए और ए ये प्रेजेंट है, बाकी क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। ए और ए यहाँ भी ए टाइप का आ रहा है, बी और बी दैट भी सेम टाइप का है। ये भी ऑप्टिकल इनएक्टिव, ये भी ऑप्टिकल इनएक्टिव। तुम्हारा सिर्फ एक ये ऑप्टिकल एक्टिव होगा। तो सिर्फ लास्ट वाला इसमें ना तो इस पैटर्न को देखना था यहाँ पे ट्रांसपेयर में ए देखना था, बाकी जो दो सेट ऑफ पेयर था उसमें कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है वहां पे हमें। और दूसरा क्या देख करते थे हम लोग, ए बी अगर आ रहा है इस टाइप का, तो तीसरा क्या है उससे मतलब नहीं है वहां पे। तो यहाँ पे ए टाइप का आ रहा है यहाँ पे है, लेकिन जो लास्ट वाला पेयर आ रहा है ना तो इसमें ए आ रहा है ना तो ए बी टाइप का कुछ आ रहा है यहाँ पे। दैट मीन्स लास्ट वाला सिर्फ क्या होगा यहाँ पे ऑप्टिकली एक्टिव। क्लियर है यहाँ पे है। इसमें कुछ लोगों का जो आंसर अलग अलग आ रहा था यहाँ पे, इसमें एक बार क्रॉस चेक करते हैं इसमें। कुछ लोगों का आ रहा था जी आई 5, ओ आई 4 आ रहा था या 6 आ रहा था। तो जी आई तो 5 है यहाँ पे, सही था सब लोगों का। बट यहाँ पे जो ऑप्टिकल आइसोमर्स जो ऑप्टिकली एक्टिव है सिर्फ एक ही आ रहा है ऑप्टिकली एक्टिव। दैट मीन्स इसी का एक और इनोसोमर पेयर बनेगा। ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या आ जाएगा यहाँ पे है, ऑप्टिकल आइसोमर्स दो ही आ पाएगा यहाँ पे, एक ही और इसका एक मिरर इमेज, क्योंकि सिर्फ यही फॉर्म ऑप्टिकल एक्टिव है। क्लियर है यहाँ पे है। अब क्या देखना है यहाँ पे, अगर टोटल स्टीरियोइसोमर्स पूछा जाए इस केस में, स्टीरियोइसोमर्स वो कितना आ जाएगा इस केस में। सही है, ये क्या रहेगा इस केस में 6। तो बिल्कुल प्रॉपर प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि ट्रांसपेयर ड्रॉ करना बहुत ज्यादा टफ है, प्रोसेस से करोगे तो फिर इजिली आ पाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है इसमें, बाकी मैं इसको डायरेक्टली बताता हूँ यहाँ पे, यहाँ तक कि तुम लोगों में क्वेश्चन आ सकता है, बाकी अगर इस टाइप का आता है तो सिंपली नोट डाउन कर लोगे। MA2B2CD, इसमें टोटल प्रोसेस वही करना है कि ट्रांसपेयर बना करके। मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूँ, बाकी खुद से ट्राई करोगे तुम लोग। इसमें जो जी आई आता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स वो 6 आ पाता है। ऑप्टिकल आइसोमर्स जो यहाँ पे है वो 4 आ पाता है यहाँ पे है। और इसका जो स्टीरियो आइसोमर्स रहेगा तो वो 8 आ जाएगा। ट्रांसपेयर बनाओगे इसी तरीके से। और ऑप्टिकली एक्टिव, ये ऑप्टिकली इनएक्टिवली क्या चेक करना है, ये इस टाइप का ट्रांसपेयर आ रहा है यहाँ पे, किसी भी ट्रांसपेयर में अगर इस टाइप का सेम टाइप का आ रहा है ए या फिर बी और सी इस टाइप से, दैट मीन सेम टाइप का, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव। और ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए ना तो ए टाइप का आ रहा ना तो फिर ए बी टाइप का आ रहा, तो फिर ऑप्टिकली एक्टिव। एक और है यहाँ पे MA2BCDE, इसमें जो टोटल जी आई आएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर वो भी खुद से ट्राई करोगे, इसमें जी आई 9 आ जाता है। ऑप्टिकल आइसोमर जो रहता है इसमें 12 आ जाता है यहाँ पे। और इसके लिए जो स्टीरियो आइसोमर्स रहेगा यहाँ पे कितना आ जाएगा, स्टीरियो आइसोमर्स कितना होगा यहाँ पे सोच के बताओ। अगर जी आई पता है ओ 15। आई आ रहा है इसमें। 15। सही है, वो क्या हो जाता है इसमें 15, क्योंकि ये जो 12 ऑप्टिकल आइसोमर्स आ रहा था, इसी जी आई 6 जी आई का एक और फॉर्म आ रहा था ऑप्टिकल एक्टिव होने के चलते।
तो 6 और ये 9 और यहाँ से क्या होगा 6, तो क्या रहेगा 15। इतना मैं ड्रॉ नहीं कर रहा, तुम लोगों में भी नहीं आएगा क्वेश्चन, तो यहाँ तक क्वेश्चन आ सकता है तुम लोगों में। बाकी अगर आता है तो उसको डायरेक्टली इस टाइप से ड्रॉ करके लिख सकते हो। और लास्ट इसमें एम ए बी सी डी ई एफ, जो 6 लिगेंड्स आ रहा है सब डिफरेंट टाइप का हो। सही कुछ आंसर दे रहे हो यहाँ पे। इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स सही है बिल्कुल। उसमें क्या रहेगा 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या आ जाएगा इसमें? अब इसमें सब डिफरेंट है, ए बी सी डी ई एफ सब डिफरेंट है, तो कहीं से भी सिमेट्रिसिटी नहीं आएगा। डेट में सब 15 जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है ऑल आर ऑप्टिकल एक्टिव। डेट में ऑप्टिकल आइसोमर्स कितना आ जाता है 30, और ज्योमेट्रिकल ये स्टीरियो आइसोमर्स भी कितना रहेगा यहाँ पे 30। सही है ये। मैं ड्रॉ नहीं कर रहा, ये तीनों का तुम लोग खुद से अगर चाहो तो ड्रॉ कर सकते हो, बाकी जरूरत नहीं है। इवन जेई में भी इस टाइप का नहीं आता है। जेई में यहाँ तक आ सकता है, या फिर आता है तो डायरेक्टली याद रखना है, यहाँ पे मैंने लिखा दिया है। बट एग्जाम में वही क्वेश्चन जेई चाहे नीट जिसमें भी पूछा गया है, जो कि ड्रॉ कर सकते हैं वहां तक ही आएगा। ये भी ड्रॉ कर सकते हैं 9, 15, बट इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो ऐसा क्वेश्चन रहेगा भी नहीं। ये हम लोग किसके लिए देख रहे थे अभी? ऑक्टाहेड्रल केस में मोनोडेंटेड लिगेंड्स का केस आ रहा था यहाँ पे। अब क्या होता है ऑक्टाहेड्रल का केस, बट बाइडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट हो वहां पे। आई थिंक यहाँ तक तो नोट डाउन भी कर लिए हो गए। नेक्स्ट है इसमें बाइडेंटेड लिगेंड्स, और वो भी एक इंपॉर्टेंट केस है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें लोग केस ऑफ बाइडेंटेड। अब इसमें फर्स्ट केस है यहाँ पे एम ए बी 4। अब यहाँ पे ए टाइप का लिखने का मतलब क्या है कि सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड्स आ रहा है यहाँ पे। और जब सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड्स आ रहा है इस केस में, इसमें अगर ड्रॉ करते हो या ट्रांसफर ही बनाते हो इस केस में यहाँ पे, तो ट्रांसफर क्या बनाओगे इस केस में यहाँ पे? ट्रांसफर बनाओ, या फिर इसमें जब भी बाइडेंटेड हो तो स्ट्रक्चर से भी कर सकते हैं यहाँ पे। इसमें क्या करोगे, मैंने क्लास में बताया था कि ए जो भी बाइडेंटेड लिगेंड्स हो वो हमेशा कितने एंगल पे कनेक्ट होगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री पे। ये हमेशा याद रखना कि हमेशा कैसे कनेक्ट होना है 90 पे। कहीं पे दिखा तो इस साइड कहीं पे दिखाओ उसको। और ये क्या रहेगा तुम्हारा बी 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 और बी। इसमें जो ट्रांसफेयर बनेगा ए के अपोजिट में बी और इस ए के अपोजिट में बी, यहाँ पे क्या आ रहा है ए बी, और ये फिर क्या बच गया बी और बी अपोजिट। इसके अलावा कोई दूसरा और पॉसिबिलिटी है क्या यहाँ पे? है किसी भी इस चारों बी में किसी को भी एक्सचेंज कर दो तो वो तो सेम ही है, और इस ए को भी अगर चेंज कर दो तो सेम ही है यहाँ पे। दैट मीन्स इसके अलावा और कोई दूसरा पेयर बनेगा ही नहीं। दैट मीन्स एक ही है, ये कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं कर पा रहा है यहाँ पे। जीआईएस शो करता तो कम से कम एक फॉर्म और आता यहाँ पे, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। कुछ भी करोगे इसमें चेंज तो नया अरेंजमेंट मिलेगा ही नहीं यहाँ पे। दैट मीन्स ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या आ जाएगा इसमें 0। और ऑप्टिकल आइसोमर्स की बात करें तो ऑप्टिकल आइसोमर्स इसमें क्या रहेगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री अलोंग द प्लेन को देखो या परपेंडिकुलर कट करो, जैसे भी देखोगे प्लेन ऑफ सिमेट्री। दैट मीन्स ऑप्टिकल आइसोमर्स भी क्या होगा इसमें 0। ना तो ये जीआई शो कर पाएगा, ना तो ओआई शो कर पाता है यहाँ पे। सेकेंड केस है इसमें। अब कुछ भी अगर डाउट हो तो उसे पूछ पाओगे यहाँ पे। जो भी है इसमें लग रहा है किसी को चेंज करने में सर हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं क्या? क्लियरली जो भी डाउट रहता है तो पूछोगे यहाँ पे। एम ए अब यहाँ पे क्या था B4, चारों सेम टाइप का था, यहाँ पे एक को डिफरेंट कर दिया जाएगा B3C। इसमें चेक करके बताना है इसमें क्या होगा यहाँ पे, नंबर ऑफ GI और नंबर ऑफ OI। तो तरीका क्या है यहाँ पे, सिंपल सा है। 2 GI। सही है।
यहाँ पे क्या होगा, ए और ए हमेशा 90 डिग्री पे, बच गया B3C, इसको प्लेस कर लो यहाँ पे, बी के अपोजिट सी को रखो, और यहाँ पे बी और बी, ऐसे कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं यहाँ पे, इसमें जो ट्रांसपेयर तुम्हारा बन रहा है इस केस में, ट्रांसपेयर से भी सिंपली कर सकते हैं यहाँ पे हम लोग। तो ट्रांसपेयर कैसे बनाना है, यहाँ पे ए के अपोजिट में बी को रखो, ए के अपोजिट में बी को रखो, और बच गया तुम्हारा एक बी और सी। और क्या कर सकते हो, ए के अपोजिट में बी रहेगा, क्योंकि ए तो सी तो एक ही है, और ए के अपोजिट में सी को रखो, बच गया तुम्हारा बी और बी। यहाँ पे ए के अपोजिट में बी आ गया, ए के अपोजिट में बी आ गया, और बी और सी अपोजिट, एक ये फर्स्ट केस आ गया। सेकेंड केस की बात करें यहाँ पे, ये तो हमेशा 90 डिग्री से कनेक्ट होगा, ये ए, बच गया तुम्हारा इसमें बी, बी, बी और सी, इस टाइप से। यहाँ इसके अलावा कोई भी और दूसरा पेयर नहीं बन सकता यहाँ पे। यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आएगा वो क्या रहेगा, इसमें 2। ऑप्टिकल आइसोमर्स की बात करें, इसमें चेक करके बताओ कोई ऑप्टिकल आइसोमर सही है नहीं है यहाँ पे। नहीं है। सही है, कोई भी ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं हो पाए। कैसे चेक करोगे, यहाँ पे है, इसमें चेक करने का जो बी मेटल और सी है, परपेंडिकुलर कट करोगे ऊपर से, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगा। और इसमें क्या करोगे, अलोंग द प्लेन, जिस प्लेन में मेटल ये दोनों ए और ये बी और सी है, तो अलोंग द प्लेन कट करोगे, ये चारों मेटल ए और ए बी और सी है, ये प्लेन में आ जाएगा, और इस बी का मिरर इमेज, ऊपर वाले बी का मिरर इमेज में नीचे दिखेगा। इसको परपेंडिकुलर कट करना था, और इसको अलोंग द कट करोगे या अलोंग द प्लेन मानोगे तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाता है। दैट मीन्स दोनों केस में क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाए तो ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं हो पाएगा यहाँ पर। और हिस्ट्री आइसोमर्स क्या आ जाता है फिर यहाँ पे 2। एक और केस है इसी में। सर हाँ बताओ। सर हम इसमें वो ए और ए बी वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। नहीं, ए यहाँ पे नहीं लेना है। अगर तुम लोग ऐसा सोच रहे हो कि सर ए और ए लेना है, ये हम लोग बना क्या रहे हैं इसमें, ट्रांसपेयर। ट्रांसपेयर का मतलब क्या होता है, जो कि 180 पे नहीं हो। सर वो नहीं। हाँ, और कौन सा क्या बनाना है बताओ फिर से। सर हम वो ऑप्टिकल आइसोमर्स में देखते हैं ना, अगर ए होगा या फिर ए बी होगा तो वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं शो करेगा, तो वैसा इसमें कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, वैसे भी सोच सकते हो वहां पे, मतलब जैसे भी प्लेन ऑफ सिमेट्री मुझे देखना है, जैसे भी तुम अगर देख पा रहे हो कि अगर पीओएस आ रहा है, तो जैसा मैंने बताया उसके अलावा भी किसी भी टाइप से सोच सकते हो वहां पे। बट इसमें जो कि फर्स्ट स्ट्रक्चर में है, सोचने का सिंपल तरीका यही था, इसमें बी, एम और सी, ये प्लेन मानना था यहाँ पे। बेसिकली ये क्या, ऊपर से कट कर रहे हैं, बी के ऊपर से कट कर रहे हैं हम लोग, बी अपवर्ड और सी डाउनवर्ड है, तो बी के ऊपर से कट होती है मेटल और ये सी, ये बी, एम और सी, ये तो प्लेन में आ जाएगा। अब इसका मिरर इमेज इधर दिखेगा, इसका मिरर इमेज इधर इधर दिखेगा यहाँ पे, तो परपेंडिकुलर कट कर रहे हैं यहाँ पे। क्लियर है यहाँ पे, ये क्लियरली लिख भी लोगे, कट परपेंडिकुलर, दैट मीन्स प्लेन जो मान हम लोग परपेंडिकुलर प्लेन मान रहे हैं ऊपर से। और इसमें क्या होगा, अलोंग द प्लेन, इस टाइप से नोट भी कर सकते हो। इसमें जो पीओएस आ रहा है वो कैसा आ रहा है, अलोंग द प्लेन जब कट करोगे, इस टाइप से याद रखोगे तो फिर वहां पे कंफ्यूजन नहीं रहेगा। क्लियर है यहाँ पे है। थर्ड केस है इसमें, यस सर। तो ठीक है, थर्ड केस है इसमें, एम ए, ए B2C2। इसमें तुम लोग को बताना है सोच के कि टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितना आएगा। ट्रांसपेयर के हेल्प से बना सकते हो या डायरेक्टली स्ट्रक्चर के हेल्प से बना सकते हो। तो ट्रांसपेयर में दोनों तरीके से बताता हूँ कि ट्रांसपेयर इसमें क्या क्या रहेगा, ए, बी, सिंपल सा, ए बी, और बच गया सी और सी। और क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ए सी, ए सी, बच गया बी और बी। और क्या कर सकते हैं यहाँ पे, सही आ रहा आंसर, सब लोगों का सही है, 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आएगा। और एक और क्या केस कर सकते थे, ए बी, ए बी सी। ए बी, ए सी और बी सी, सही है बिल्कुल।
यहाँ पे क्या आ जाता है, यही 3 आ रहा है। अब स्ट्रक्चर में ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, बाकी ड्रॉ करके भी देख सकते थे। तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या आ जाता है यहाँ पे, GI3। अब यहाँ पे चेक करना है कि ऑप्टिकल आइसोमर्स होगा या नहीं होगा। तो ये बिल्कुल ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या रहेगा, इसमें 2 हो पाएगा ऑप्टिकल आइसोमर्स, क्योंकि इसमें तो C और C आ गया इस टाइप का, इसमें B और B आ गया यहाँ पे। इसके चलते ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव। लेकिन इसमें सेम टाइप का नहीं आ रहा, ए टाइप का नहीं आ रहा यहाँ पे, AB AC B और C। इसका जब स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करके देखोगे, इसमें कहीं से भी सिमेट्रिसिटी नहीं आएगा। ये इसका मैं स्ट्रक्चर भी लास्ट वाले का ड्रॉ करूँ अगर यहाँ पे M A, ये तो हमेशा 90 डिग्री पे, इस एक के अपोजिट में B, इस एक के अपोजिट में C, और यहाँ पे B और C। यहाँ पे अलोंग द प्लेन में देखोगे तो ऊपर B है और नीचे C है, मिरर इमेज नहीं आने देगा। और परपेंडिकुलर भी कट करते हो यहाँ पे, तो B मेटल और कार्बन को प्लेन मानते हुए कट करो ऊपर से, ये इसका मिरर इमेज तो नीचे आ जाएगा इस A का नीचे, बट इस C का मिरर इमेज नीचे C नहीं। दैट मीन्स में कहीं से भी POS नहीं है। दैट मीन्स ये फॉर्म क्या रहता है इसमें, ऑप्टिकली एक्टिव। दैट मीन्स ऑप्टिकल एक्टिव होने का मतलब क्या है, इसका एक इनांसोमर पेयर भी आएगा। दैट मीन्स ऑप्टिकल आइसोमर्स 2 और स्टीरियो आइसोमर्स क्या हो जाता है यहाँ पे 4। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट केस है इसमें, नेक्स्ट केस है इसमें MAA2B2, वो इंपॉर्टेंट केस शुरू हो जाता है वहां से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक नोट डाउन कर लियोगे सब लोग। नेक्स्ट केस देखने से पहले एक नोट लिख लोगे यहाँ पे। if two bidentate ligands if two bidentate ligands if two bidentate ligands if two bidentate ligands are present, then the cis form is optically active. Then the cis form is optically active. Then the cis form is optically active and transform is optically inactive. देखेंगे रीजन उसका, ट्रांसफॉर्म इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। नेक्स्ट केस जो था इसमें, पीछे देख रहे थे थर्ड तक, फोर्थ ले सकते हैं इसमें यहाँ पे MAA2B2, काफी इंपॉर्टेंट केस है ये। अब यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर अभी भी क्या है, 6 ही है, A2 और B2। दैट मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ रहा है, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड्स आ रहा है 2 टाइम्स यहाँ पे है। इस टाइप पे एग्जाम में क्वेश्चन क्या रहेगा, मान लो कि इस टाइप से COEN ट्वाइस Cl2 पॉजिटिव चार्ज, इस टाइप से कुछ आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे पैटर्न क्या है, AA2 EN क्या होता है, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड, और ये फिर Cl2 आ रहा है तुम्हारा सेम टाइप का। इसमें पूछा जाएगा कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या रहेगा। तब इस केस में मैंने स्टार्टिंग में एक नोट लिखाया था कि जब 2 बाइडेंटल लिगेंड्स प्रेजेंट हो तो वहां पे ट्रांसपेयर से हम लोग ना बना करके सिंपली स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखना है। यहाँ पे हम लोगों को स्ट्रक्चर ड्रॉ करके निकालना पड़ेगा। सिंपल सा इसमें करना क्या था इस केस में कि MA2 अब दोनों सिमेट्रिकल आ रहा है बाइडेंटेड, तो दोनों हमेशा 90 डिग्री एंगल पे कनेक्ट होगा, A और A। और फिर क्या करो यहाँ पे A और A, ये 90 डिग्री पे कनेक्ट हो गया, बच गया तुम्हारा B और ये B। एक और केस आ सकता है यहाँ पे M B और B। अब यहाँ पे देखने की ये B और B जो आ रहा है ट्रांस पे आ रहा है, अब एक को यहाँ पे रखना है और एक को यहाँ पे।
इसके बीच भी एंगल क्या आ रहा है यहाँ पे तुम्हारा, 90 डिग्री पे ही कनेक्ट हो रहा है ये। एक ये यहाँ पे आ रहा है और एक ये यहाँ पे आ रहा है, ये भी 90 डिग्री पे कनेक्ट हो रहा है इस केस में। अब यहाँ पे सोचना था इस केस में, यहाँ पे सीस और ट्रांस कौन सा, पहले तो ये बताना है यहाँ पे कि जो फर्स्ट केस है यहाँ पे, फर्स्ट वाला क्या होगा, बी और बी अपोजिट आ रहा है यहाँ पे, ये हमारा ट्रांस आ गया। और ये जो केस है यहाँ पे सी से, बहुत ही ध्यान से देखोगे यहाँ पे, क्योंकि बी और बी इसमें सेम साइड आ रही है सीस फॉर्म, और ये क्या आ जाएगा इस केस में, ट्रांस, बी और बी अपोजिट। अब यहाँ पे देखना है कि जो ट्रांसफॉर्म है उसमें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्लियरली दिख पाता है यहाँ पे, क्योंकि बी ये बी परपेंडिकुलरली अपवर्ड और ये डाउनवर्ड, और ये दोनों ए और ए प्लेन में, ये भी प्लेन में आ रहा है। तो मेटल दोनों जो बाइजेंटर लिगेंड्स था वो भी प्लेन में आ रहा है। तो अलोंग द प्लेन ही अगर कट करते हो, 3D में विजुअलाइज करोगे इजीली हो जाएगा। एम जो प्लेन में ए और ए आ रहा है और ये ए और ए आ रहा है, उसी के अलोंग कट कर दो, वो तो सारा एटम प्लेन में ही है, दैट मीन्स एक प्लेन में एग्जिस्ट कर जाएगा, लाइक करेगा। बच गया तुम्हारा ये बी और ये बी, ऊपर वाला बी का मिरर इमेज नीचे बी दिखेगा, जो प्लेन मानो उसी को अगर मिरर मानो वहां पे। इसमें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, जैसे भी चेक करो इसमें, along द प्लेन या परपेंडिकुलर टू द प्लेन कट करो यहाँ पे, उसमें पीओएस प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना होता है इस केस में क्या होता है, जब सिंपली देखोगे इस केस में तो लगता है कि इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, बट यहाँ पे सोचना है, इसका अगर 3D में सोचोगे इस केस में कि ये ए और ए, ये परपेंडिकुलरली अपवर्ड है और ये क्या रहा है तुम्हारा डाउनवर्ड है। अब जो ये एम बी और बी का ये अलग प्लेन है और ये परपेंडिकुलरली अपवर्ड, और इसका इस प्लेन के साथ जो ए है यहाँ पे, जो प्लेन में ए है उसके साथ ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है यहाँ पे, और ये भी 90 डिग्री एंगल पे आ रहा है। बट अब होता है क्या यहाँ पे कि जिस प्लेन में ये होता है ए और ए, इसके डिफरेंट प्लेन में ये ए और ए आ जाता है यहाँ पे, सेम प्लेन नहीं होता है, क्योंकि ये परपेंडिकुलरली अपवर्ड और ये परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड डिफरेंट प्लेन में होता है। यहाँ पे अगर प्रॉपर एक इसमें पेपर से बेसिकली समझा जा सकता था यहाँ पे है, बट यहाँ पे तुम लोगों को याद रखना है इस केस में ए और ए, ये जो होता है डिफरेंट प्लेन में होता है यहाँ पे। ऐसा नहीं कि यहाँ पे, क्योंकि बच्चे गलती कर रहे हैं, ये स्ट्रक्चर गिवन होता है एग्जाम में और वहां पे सोचते क्या है इस केस में, यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री मान लेते हैं, इस बी का मिरर इमेज बी और इस ए का ए, बट एक्चुअल में जब 3D में पिक्चर बनाओगे इसमें, ये ए और ये इधर आ, और ये जो ए है इसके डायगोनली रहता है यहाँ पे 3D में, ये जो ए है इधर आता है यहाँ पे, इसके जस्ट नीचे नहीं आ पाता यहाँ पे, जो कि मिरर इमेज आता है। दैट मीन्स यहाँ पे याद रखने का तरीका यही है, ये जो होता है यहाँ पे, हाँ, अब यहाँ पे ये और ये जो प्लेन याद रखना है कि ये डिफरेंट प्लेन और ये डिफरेंट प्लेन में, ठीक है, डिफरेंट प्लेन और ये डिफरेंट प्लेन में यहाँ पे। और जब अलग अलग प्लेन में वहां पे है, और ये फिर एम बी और बी ये डिफरेंट प्लेन में होता है, तो यहाँ पे तीनों डिफरेंट प्लेन में होता है, और स्पेशली इसको याद रखना है। और डिफरेंट प्लेन में होने के चलते इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आ पाता यहाँ पे, क्योंकि इस ए और ए के जस्ट नीचे ये ए और ए नहीं आ पाता यहाँ पे। दैट मीन्स इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री कहीं से भी नहीं आ पाता यहाँ पे, जो कि मैंने स्टेटमेंट पहले ही लिखा हुआ था कि टू बाइडेंटल लिगेंड्स आर प्रेजेंट देन द सीस फॉर्म इज ऑप्टिकली एक्टिव एंड ट्रांसफॉर्म इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री, जबकि सीस में कभी भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आ पाएगा यहाँ पे। दैट मीन्स ये फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव है। तो जी आई कितना आ गया इस केस में यहाँ पे, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में तो दो ही पॉसिबिलिटी था यहाँ पे, बी और बी को ट्रांस पे रखते हैं और या बी और बी को सेम। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तो 2 है, ऑप्टिकल आइसोमर्स कितना होगा यहाँ पे, ऑप्टिकल आइसोमर्स में क्या आ जाता है 2, और स्टीरियो आइसोमर्स 3। 3। एक ये पॉइंट डायरेक्टली याद रखना है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि CuEn2 Cl2 ये ऑप्टिकल एक्टिव होता है, इसका सीस फॉर्म जो होता है वो ऑप्टिकल एक्टिव होता है, क्योंकि ये दोनों ए और ए डिफरेंट प्लेन में लाई करता है वहां पर। नेक्स्ट इसी टाइप का एक और है सिमिलर टाइप का, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इस केस में, एम ए ए ट्वाइस
BC टाइप का हो, ये दोनों B2 जो आ रहा है ये डिफरेंट हो यहाँ पे। इसमें सोच के बताना यहाँ पे क्या रहेगा, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स बिल्कुल सेम है यहाँ पे। इवन ये वाला जो स्ट्रक्चर है पीछे वाला, तो यहाँ पर क्या करना था, B2 था, दैट मीन B और B को मैंने ट्रांसफर रखा। यहाँ पे B के जगह पे क्या करोगे, एक C को रख लेना था, B और C। और यहाँ पे B और C को क्या करते हैं, साथ में रखते हैं यहाँ पे इस टाइप से, M A A। ये तो हमेशा क्या रहेगा 90 पे, B और C। तो यहाँ पे B और C के एस्पेक्ट में बोल सकते हैं कि ये ट्रांस है। और जो दूसरा केस रहता है यहाँ पे M A A, ये 90 डिग्री पे कनेक्ट हो रहा है यहाँ पे M। और ये क्या रहा है A ये भी 90 डिग्री से कनेक्ट हो रहा है। और ये B और C, इसमें शीर्ष फॉर्म कौन सा है तुम्हारा यहाँ पे है, तो शीर्ष फॉर्म इसको बोल सकते हैं। B और C यहाँ पे सेम साइड आ रहा है, और यहाँ पे B और C अपोजिट आ रहा है यहाँ पे, ये क्या आ गया, ट्रांस। अब इसमें जो ट्रांस वाला केस है, ये भी क्या होगा इस केस में, ऑप्टिकल इनएक्टिव, क्योंकि जब परपेंडिकुलर कट करोगे, ये बी मेटल और कार्बन, ये जो सी आ रहा है बेसिकली बी एम, और ये सी आ रहा है, ऊपर से कट करोगे बी के जस्ट ऊपर से, ये बी एम और सी तो प्लेन में ही आ जाएगा, हाफ ऑफ कट हो जाएगा। और इसका मिरर इमेज इस ए का मिरर इमेज दिखे, क्योंकि ये तो प्लेन में आ रहा है यहाँ पे। बट यहाँ पर देखना था कि यहाँ पे जो बी और सी आ गया, इसमें तो कहीं से भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगा, क्योंकि ये डिफरेंट प्लेन में है, ये डिफरेंट प्लेन में। बाकी यहाँ तो बी और सी भी डिफरेंट आ गया, इसमें कहीं से भी पीओएस नहीं आता, और प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आया, दैट मीन्स ये फॉर्म क्या रहेगा, ऑप्टिकली एक्टिव। दैट मीन्स ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 2 और ऑप्टिकल आइसोमर्स भी क्या रहेगा इस केस में, तो ये आ पाएगा यहाँ पे। तो बिल्कुल ये फोर्थ जैसा केस है यहाँ पे। और हिस्ट्री आइसोमर्स क्या आ जाता फिर 3। नेक्स्ट केस है इसमें, उस केस में सोच के बताओ, वो एक इंपॉर्टेंट केस है। बाकी तुम लोगों में ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है केस 4 और ये केस 5 वाला यहाँ पे। EN2 के साथ Cl2 या Br2 दे देता है जनरली, या फिर डिफरेंट कर देता है Cl Br, इस टाइप से कुछ रहेगा वहां पर। नेक्स्ट केस है इसमें MAB2C2। कर लिया यहाँ तक नोट डाउन सब लोग। नेक्स्ट केस रहेगा MAB2C2, और उसमें तुम लोग सोच के बताओ क्या रहेगा वहां पर। MAB2C2, इसमें टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या रहेगा यहाँ पर। स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन के लिए। स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करोगे यहाँ पे, थोड़ा ट्रिकी में बताता हूँ यहाँ पे। इसमें क्या करो, ए और ए, दैट मीन्स ए बी आ रहा है यहाँ पे, जो कुछ आंसर आ रहा है इसमें चेक कर लेते हैं हम लोग। 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं, और ट्राई करो उसमें। इसमें क्या करोगे, ए और ये बी और ये भी 90 डिग्री पे, दैट इज एक प्लेन में और एक परपेंडिकुलर डाउनवर्ड है। और इसमें क्या बच गया, सी और सी। और क्या कर सकता है यहाँ पे, एम बी बी और ये ए, यहाँ पे डिफरेंट ट्रांसफर ये आएगा, ए बी सी और ये सी। और क्या कर सकते हैं यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे अपोजिट में किसको रखे, ए और ए, यहाँ पे बी और बी। अब इसमें एक केस और ले सकते थे, यहाँ पे ए और बी, दैट मीन्स अब यहाँ पे बी को रखो, 90 डिग्री पे हमेशा कनेक्ट होगा ये, और एक ए यहाँ पे, और ये सी और सी। तो कुछ और आंसर आ रहा है, 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर। 3 तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि पहले हम लोग सी और सीस वाले फॉर्म को देख रहे हैं यहाँ पे। इसमें ए और ए अपोजिट आ गया,
इसमें बी और बी अपोजिट आ गया, यहाँ पे ए और बी अपोजिट आ गया यहाँ पे, और सी अभी भी साथ में। और क्या पॉसिबिलिटी है इसमें? यहाँ पे इसमें जो पॉसिबिलिटी होगा एम ए बी, और यहाँ पे ए और बी, इसमें सी और सी को यहाँ पे रखो। और क्या कर सकते हैं यहाँ पे, इसमें ए बी अपोजिट अभी आ रहा है, और ए बी सी को ट्रांस पे रखते हुए, यहाँ पे सी को ट्रांस पे ही रखते हुए एक और केस भी तो हो सकता है, ए बी, और यहाँ पे क्या है इस केस में, इसको चेंज कर दो, बी को ऊपर ले जाओ यहाँ पे, बी और ए। क्लियर है यहाँ पे? तो इसमें ए और ए अपोजिट में, बी और बी अपोजिट, जबकि यहाँ पे ए बी अपोजिट में था। ये टोटल 5 केस बनता, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या रहेगा इसमें? 5। तुम लोग आप सोच के बताओ कि इसमें ऑप्टिकल आइसोमर्स कितना आ रहा है? 6 क्या बताओ? 6 सही है, इसमें ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या रहेगा? 6। क्योंकि इसमें जब भी सिमेट्रिकल, मैंने यहाँ पे जो पीछे लिखाया था पॉइंट, कि टू बाइडेंटेड लिगेंड्स, चाहे वो जिस भी टाइप का हो, सिमेट्रिकल हो या अनसिमेट्रिकल हो, दो बाइडेंटेड लिगेंड्स प्रेजेंट है, देन उसका सीज फॉर्म हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव। ये दोनों, ये सी और सी सेम सेट, ये भी सीज है, ये भी सीज है, और ये भी सीज फॉर्म है यहाँ पे। जबकि ये दोनों क्या रहा है, सी और सी अपोजिट, तो ये ट्रांस। इसमें अलोंग द प्लेन कट करोगे तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा, और इसमें भी अलोंग द प्लेन कट करोगे तो इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा तुम्हारा यहाँ पे। इसमें यही तीनों क्या रहा था, ऑप्टिकल एक्टिव, दैट मीन्स का एक और मिरर इमेज एग्जिस्ट करेगा, और इसका भी एक मिरर इमेज एग्जिस्ट करेगा। दैट मीन्स ऑप्टिकल आइसोमर्स 6, और हिस्ट्री आइसोमर्स तो फिर आप बता सकते हो वो करेगा 8। क्लियर है यहाँ पे? जिन लोगों का आंसर 3 आ रहा था या 4 आ रहा था, वो सोच सकते हो। सोचना कैसे? सिंपल सा है, इस शीश में रखते हुए ए और ए को अपोजिट रखना था यहाँ पे, बी और बी को अपोजिट ट्रांस पे, और ए और बी को अपोजिट। यहाँ पे सी और सी को ट्रांस पोजिशन पे रखते हुए ए बी स्टेप्स, और इसको चेंज भी कर सकते हैं यहाँ पे। टोटल क्या आ जाएगा इसमें? 8। नेक्स्ट 2 केस और भी बच जाता है, उस 2 केस को देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग। नेक्स्ट केस है इसमें MAA3 टाइप का, जो कि एक इंपॉर्टेंट केस है। मैं यहीं पे ले लेता हूँ MAA3। दैट मीन्स एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं यहाँ पे, इसका एग्जाम्पल भी काफी कॉमन सा है, COEN थ्राइस 3+। यहाँ पे EN क्या आ रहा है? सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड्स आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है। इसमें चेक करना है यहाँ पे, इसमें क्या प्रोबेबिलिटी है इस केस में? M A और A, ये हमेशा 90 डिग्री पे कनेक्ट होता है, ये भी क्या होगा? 90 डिग्री पे कनेक्ट होगा ये, और ये भी क्या होगा? 90 डिग्री पे कनेक्ट होगा इसमें। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है क्या इसमें? कुछ भी अगर सोचोगे, किसी को भी चेंज करो यहाँ पे, ए और ए को चेंज कर दो यहाँ पे है, बिल्कुल सही है। इसमें क्या रहेगा? 0 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आएगा। यहाँ पे किसी को भी चेंज करते हो इस केस में, ए और ए को, तो यहाँ पे कुछ भी नया नहीं अरेंजमेंट नहीं आ पाएगा। इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो रहा था वो क्या होगा इस केस का? 0। ऑप्टिकल आइसोमर्स होगा या नहीं होगा? अब यहाँ पे देखना था, जब 2 ही डिफरेंट आ रहा था वहां पे, दैट मीन्स ये डिफरेंट प्लेन में था, जो कि मैंने पीछे बताया हुआ था, ये डिफरेंट प्लेन और ये डिफरेंट प्लेन में रहता है, तो तीनों डिफरेंट प्लेन में यहाँ पे है, इसमें कहीं से भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आ पाएगा। तुम्हें नॉर्मल सोचोगे फिर एग्जाम में गलती करोगे यहाँ पे इस तरीके से, सर प्लेन ऑफ सिमेट्री तो आ रहा है इसके अपोजिट यहाँ पे, बट यहाँ पे मैं फिर रिपीट करता हूँ, ये डिफरेंट प्लेन में होता है। क्लासरूम होता तो मैं 3D में बताता, इसमें एक पेपर से बेसिकली समझाना होता, बट यहाँ पे याद रखना है, जब 2 या 2 से ज्यादा बाइडेंटेड लिगेंड्स प्रेजेंट हो, इसमें तो 3 आ रहा है यहाँ पे है, ये तीनों डिफरेंट प्लेन में यहाँ पे है, इसका अलग प्लेन है, ये परपेंडिकुलर अपवर्ड है और प्लेन के साथ बना रहा, ये परपेंडिकुलर डाउनवर्ड और ये प्लेन रहा था, ये अलग प्लेन में रहा था यहाँ पे, और ये डिफरेंट प्लेन में।
ये ऑप्टिकली एक्टिव रहता है, और ऑप्टिकली एक्टिव होता है दैट मीन्स का एक और फॉर्म आएगा इनोन्सोमर पेयर। इसमें ऑप्टिकल आइसोमर ये शो कर पाता है, और ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या रहेगा इसमें तो, क्योंकि इसका एक मिरर इमेज लिए ये इकलौता ऐसा कंपाउंड है जो कि कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करता है, बट ये ऑप्टिकल आइसोमर शो कर पा रहा है ऑक्टाहेड्रल के केस में। यहाँ पे कोई भी जीआई शो नहीं करता, बट ये ऑप्टिकल आइसोमर शो कर पा रहा है यहाँ पे। क्लियर है यहाँ पे है। और एक लास्ट केस ले लेता हूँ, एम ए बी थ्राइस। इसमें कितना ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और ऑप्टिकल आइसोमर्स आएगा। इसमें सोचने का तरीका क्या रहेगा, यहाँ पे एम ए बी थ्री। एम ए बी थ्री का मीनिंग क्या रहेगा यहाँ पे है, इसी टाइप से सोचना था। देखो मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे प्रॉपर एम ए, कहीं से भी स्टार्ट करो यहाँ पे, ए बी, इसको कनेक्ट कर दो यहाँ पे, ए बी, इसको यहाँ पे दिखा दो कनेक्ट, और फिर यहाँ पे क्या करो, ए बी इस टाइप से। एक ये आ गया ए बी और ए बी। अब यहाँ पे देखना है कि ए के अपोजिट में क्या आ रहा है, यहाँ पे ए ए बी और बी, और फिर ए बी इस टाइप से आ रहा है यहाँ पे। इसका एक और अरेंजमेंट पॉसिबल हो सकता है यहाँ पे, और वो अरेंजमेंट क्या होगा इस केस में, यहाँ पे एम ए बी, किसी एक को चेंज करना था यहाँ पे, बी ए, और यहाँ पे ए और बी। तो देखना कि यहाँ पे ए और ए अपोजिट आ रहा था, यहाँ पे क्या आ गया, बी और बी और ए और बी, और ये सेम ही हो गया। तो इसको और चेंज करोगे लास्ट वाले को, ये बी और ए। अब चेक करो यहाँ पे, इसमें ट्रांसपेयर क्या बन रहा है तुम्हारा, इसमें ए बी और ए बी। इसमें क्या आ रहा है तुम्हारा, ट्रांस अपोजिट कौन सा आ रहा है, ए बी और बी। यहाँ पे दो डिफरेंट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट पॉसिबल होता है, इसके अलावा कुछ और सोचोगे तो नहीं आ पाएगा। देख मैंने एक को यहाँ पे चेंज किया था, वो सेम ही हो जाता है वहाँ पे। इसमें जो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आता है यहाँ पे, वो क्या आ जाएगा तुम्हारा, टू। ऑप्टिकल आइसोमर्स कितना आएगा यहाँ पे, ये बता सकते हो तुम लोग। ऑप्टिकल आइसोमर्स 4। सही है बिल्कुल। वो क्या रहेगा वहाँ पे, फोर। ये दोनों, ये भी डिफरेंट प्लेन में, ये भी डिफरेंट प्लेन, ये भी डिफरेंट प्लेन में, और यहाँ पर भी ये तीनों डिफरेंट प्लेन में आ रहा है। दैट मीन इसका भी एक मिरर इमेज, और इसका भी एक मिरर इमेज आएगा यहाँ पे। ऑप्टिकल आइसोमर्स फोर। स्टीरियो आइसोमर्स कितना आ जाता है यहाँ पे, स्टीरियो आइसोमर्स भी फोर ही रहेगा, क्योंकि यही तो आ रहा था टोटल फोर। ये लास्ट केस था हमारा यहाँ पे। इस टाइप का जो भी क्वेश्चन अगर आता है एग्जाम में स्टीरियो आइसोमर्स पे बेस्ड या स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सिंपल सा था, आयोनाइजेशन आइसोमर्स, लिंकेज, और फिर एक हाइड्रेट आइसोमर्स था, और कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। बाकी इसका ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल दैट स्टीरियो वाला पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट था, तो उसको ध्यान से, इसको एक बार प्रैक्टिस कर लोगे यहाँ पे तो इसका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है यहाँ पे। नेक्स्ट है इसमें नेक्स्ट पार्ट है इसमें ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड्स, या फिर मेटल कार्बन कंपाउंड्स में भी आते हैं लोग वहां पे। तो नेक्स्ट में डालना है इसमें ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, ये क्या होता है, इसका डिफिनेशन क्या होता है, कोई बता सकते हो तो बताओ। एक ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड किस कंपाउंड्स को बोलते हैं यहाँ पे।
बताओ, आसान सा है, सब लोगों को पता होगा इसमें। ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड। आरएमजी। आरएमजीएक्स तो है ही, डिफिनेशन कैसे बताओगे? आरएमजीएक्स एक ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड है। और किस कंपाउंड को लोग ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड बोल सकते हैं? जब कार्बन डायरेक्टली कोई मेटल से कनेक्टेड रहे। सही है। इसमें चैतन्य बता रहे हो चैट में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग मेटल, वो भी है, बट यहाँ पे सिंपल सा डिफिनेशन था, सही है गार्गी का। उसमें उसमें सिंपली क्या बताना है वहां पे, कि कोई भी अगर कार्बन मेटल एटम से डायरेक्टली कनेक्टेड है, दैट मीन्स कार्बन एटम अगर किसी भी मेटल से डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो उस कंपाउंड को क्या बोल पाएंगे लोग? ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड। एक लाइन का डिफिनेशन लिख लोगे यहाँ पे, कंपाउंड्स इन विच metal is directly bonded with, metal is directly connected या bonded with directly bonded with directly bonded with carbon through non-ionic bond, through non-ionic bond। तो non-ionic bond का मतलब क्या था? that means through non-ionic bond, that means कोवलेंट बॉन्ड हो गया या कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उससे अगर कनेक्टेड है, तो सिंपल सा डिफिनेशन है कि किसी भी, कोई भी, ये कार्बन जो भी आ रहा है, तो किसी भी मेटल से डायरेक्टली कनेक्टेड आ रहा है कार्बन, दैट मींस वो ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड। अब इसके एग्जांपल अगर हम लोग देखें यहाँ पे, कोई भी एग्जांपल देखो, तो जो भी मेटल कार्बोनिल आ रहा था, तो कोई भी मेटल कार्बन का अगर एग्जांपल देखोगे इसमें, मेटल कार्बोनिल, दैट मीन्स FeCO5, यहाँ पे CO कार्बन डायरेक्टली आयरन से कनेक्टेड होता है, CrCO6 यहाँ भी सेम आ रहा है, एक्सेट्रा। जो भी मेटल कार्बन रहता है यहाँ पे, कार्बन डायरेक्टली मेटल से कनेक्टेड है, तो वो भी क्या होगा? ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड। और भी एग्जांपल ले सकते हो यहाँ पे, K4FeCN6, यहाँ भी जो CN होता है, जो कार्बन होता है, वो आयरन से डायरेक्टली कनेक्टेड है, दैट मीन्स ये भी ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड की कैटेगरी में आ जाएगा। नेक्स्ट है इसमें यहाँ पे PT C2H4 या C2H5 4 टाइम्स, यहाँ पे जो इथाइल ग्रुप है प्लेटिनम से डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये भी क्या होगा? ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड। नेक्स्ट RMGX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये भी क्या आ रहा है तुम्हारा? ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड्स आ रहा है। R2CD डाई अल्काइल कैडमियम, जो कि आगे यूज भी आ रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। RMGX डाई अल्काइल कैडमियम, कीटोन के प्रिपरेशन के टाइम में ये आता है। ये सब क्या रहता है? ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड। कुछ कंपाउंड्स और है यहाँ पे, देखोगे ध्यान से, देखिए एक रहता है फिरोसिन, या फेरोसिन, जो भी रीड करो यहाँ पे, इसका क्या रहता है यहाँ पे फार्मूला? Fe, ध्यान से देखोगे इसमें कुछ डिफरेंस भी हम लोग देखेंगे यहाँ पे, FeC5H5 ट्वाइस, और इसको हम लोग इसी टाइप से लिख पाते हैं यहाँ पे, Fe N टाइप का रहता है यहाँ पे, N5C5H5 ट्वाइस, ये क्या रहा है? फेरोसिन। अब यहाँ पे जो फेरोसिन आ रहा है इस केस में, ये N5 का रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम, N। यहाँ पे इस तरीके से लिखो या फिर इस तरीके से लिखा जाता है यहाँ पे, ये क्या, ये बेसिकली N नहीं होता है, इसको कुछ ईटा या कुछ और रीड करते हैं, जो भी है यहाँ पे। ये N क्या, N टाइप का जो आ रहा है, तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ कार्बन, जो कि क्या है इसमें? 5। एक और आता है यहाँ पे, ध्यान से देखोगे लास्ट एग्जाम्पल यहाँ पे, एक रहता है जीसस सॉल्ट, ये क्या होता है इसमें? यहाँ पे इसका फॉर्मूला कुछ बता सकते हो? KPtCl3, KPtCl3 C2H4।
अब यहाँ पे देखना, या सिंपली इसमें C2H4 लिखा रहता है इस पैटर्न पे, नहीं सिंपली C2H4। इस टाइप का जो कॉम्प्लेक्स है ये सब क्या आ रहा है, ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड, क्योंकि यहाँ भी जो कार्बन है वो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है आयरन से, यहाँ पर भी जो कार्बन है वो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है प्लेटिनम से। ये भी ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड कैटेगरी में। बट इसको और भी अगर थोड़ा डिटेल में जाए हम लोग, स्टार्टिंग का जो कुछ एग्जाम्पल है ये यहाँ तक, इसको हम लोग किस कैटेगरी में रखते हैं, सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड। सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड क्यों बोलते हैं, देखते हैं अभी। ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड, और ये दोनों जो आ रहा है यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड। पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड, ये पाई बॉन्डेड और सिग्मा बॉन्डेड किस कैसे डिसाइड करता है यहाँ पे है, एक पॉइंट बस यहाँ पे नोट कर लो तो क्लियरली पता चल जाएगा वहां पे, नीचे नोट कर लोगे इसमें। यहाँ पे है कि जो भी पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड रहता है यहाँ पे है, पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड्स पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड्स are the compounds of metal with alkene, alkyne, alkyne, benzene and other ring compounds जिसमें कि पाई बॉन्ड प्रेजेंट हो। तो पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड्स का मतलब क्या यहाँ पे है, जिसमें कि पाई बॉन्ड कनेक्टेड आ रहा हो, पाई बॉन्ड का पाई बॉन्डेड कार्बन जो वो कनेक्टेड आ रहा हो वहां पे। इसमें जब दिखाओगे इस टाइप का स्ट्रक्चर है कि जीसस सॉल्ट आ रहा है, ये तो आ रहा है KPtCl इस टाइप से आ रहा है यहाँ पे। इसमें एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पे है PtCl Cl Cl। अब इसमें जो C2H4 रहता है, तो C2H4 का मतलब क्या, इथीन, C डबल बॉन्ड C, H H H और ये H। ये जो पाई बॉन्ड होता है ये कनेक्टेड होता है यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे क्लियर है। यहाँ पे है ये जो पाई बॉन्डेड कार्बन आ रहा है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको, पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड। क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को। तो सिग्मा बॉन्डेड और पाई बॉन्डेड में क्लियरली पता चलना चाहिए कि क्या डिफरेंस है यहाँ पे। यहाँ भी क्या रहा है, C5H5 का मैंने पहले भी मीनिंग बताया हुआ है, क्या मीनिंग आता है यहाँ पे है, इस टाइप का कंपाउंड है यहाँ पे है, साइक्लोपेंटेनडाइन। सही है, वहां पे है, इस टाइप का वहां पे है। यहाँ भी पाई बॉन्ड है, पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है सेंटर में, ये पाई बॉन्ड कैटेगरी में। बाकी ये क्या है, नॉर्मल, देखिए RMGX में पता है कि R सिंगल बॉन्ड MgX, R2CD में क्या होगा, CD R इस टाइप से सिंगल बॉन्ड, हर केस में क्या रहा है, सिंगल बॉन्ड, जबकि यहाँ पे पाई बॉन्डेड जो इलेक्ट्रॉन होता है वो डोनेट कर रहा होता है। क्लियर है यहाँ पे। तो फेरोसिन, जीसस सॉल्ट, ये किस कैटेगरी का रहता है यहाँ पे, पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड्स। इसके अलावा जो भी आ रहा है यहाँ पे है, या इसमें भी अगर पाई बॉन्डेड से कनेक्टेड आ रहा है तो वो पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड्स रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं कुछ मेटल कार्बोनिल। तो मेटल कार्बन का मैंने कुछ स्ट्रक्चर पहले ही बना रखा था, फिर हम लोग देखते हैं अभी यहाँ पे। यहाँ तो जल्दी से नोट डाउन कर लो तुम लोग।
हो गया, यहाँ तक नोट डाउन कर लिए सब लोग? तो देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मेटल कार्बोनेट को डिटेल में। मेटल कार्बन तो ये आ ही रहा था एग्जाम्पल, इसको डिटेल में देखना रहेगा यहाँ पे। कर ले यहाँ तक नोट डाउन सब लोग? चलो आता हम लोग नेक्स्ट मेटल कार्बोनेट पे। नेक्स्ट है इसमें मेटल कार्बोनेट। इसका ऑलरेडी हम लोग स्ट्रक्चर कुछ जो था ऑलरेडी देखे हुए थे, कुछ एग्जांपल में लेता हूँ यहाँ पे। NiCO होल 4, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है यहाँ पे? तो उसके बाद हम लोग VBT से निकाल सकते हैं यहाँ पे, इस टाइप का कोई कॉम्प्लेक्स आ रहा है तो Ni, वो VBT में ऑलरेडी देखे हुए हैं। CO CO CO, ये क्या होता है? टेट्राहेड्रल। सही है बिल्कुल, तो क्या रहेगा? टेट्राहेड्रल। नेक्स्ट है इसमें FeCO5, तो ये क्या आ रहा है यहाँ पे? कार्बोनिल आ रहा है CO, जो कि मेटल से डायरेक्टली कनेक्टेड आ रहा है, दैट मीन्स मेटल कार्बोनिल। यहाँ पर भी अगर कोई एक और एग्जांपल देखें हम लोग, FeCO5, इसका स्ट्रक्चर क्या था? FeCO CO CO CO, ये क्या रहा था यहाँ पे? TBP, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। CrCO6, ये भी क्या रहा है? मेटल कार्बोनिल आ रहा है। इसका स्ट्रक्चर क्या रहता है यहाँ पे? CrCO सही है इसमें। ये क्या रहेगा तुम्हारा? ऑक्टाहेड्रल। और कुछ स्ट्रक्चर मैंने पहले भी ड्रॉ किया हुआ था, जैसे कि Mn2CO10 का स्टार्टिंग में, और यहाँ पर भी कुछ इसी टाइप से देखना रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट है इसमें यहाँ पे एक रहा था स्ट्रक्चर CO8, CO ट्वाइस कर लोगे यहाँ पे। इसका जब हम लोग EN रूल पढ़े थे तो वहां पर भी आया था ये CO2। इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, इसको ध्यान से देखोगे यहाँ पे। CO, वो स्मॉल में दैट मीन्स कोबाल्ट है वो, और वो कैपिटल में C के बराबर है, कार्बोनेट। ये क्या आ जाएगा तुम्हारा इसमें यहाँ पे? CO। अब यहाँ पे जो रहता है कार्बन, CO के बीच में बॉन्ड है यहाँ पे है CO। और बेसिकली यहाँ पर भी कुछ एक्स्ट्रा बॉन्ड होता है, C डबल बॉन्ड O। या एक नए NCERT में इसका डिफरेंट स्ट्रक्चर भी दिखाया गया, वहाँ पे है ये कार्बन CO जो कोबाल्ट है उसी को 5 बॉन्ड दिखाया गया यहाँ पे। तो दोनों स्ट्रक्चर करेक्ट है। पुराने वाले NCERT में इस टाइप का स्ट्रक्चर दिया गया है, बस उसको याद रख लेना है। Mn2CO10। अब यहाँ पे क्या रहेगा इस केस में? Mn2CO10, इसका ऑलरेडी स्ट्रक्चर वो पढ़े हुए थे जब EN रूल पढ़ रहे थे वहां पे। Mn, तो ये MnCO5 का ही डायमर है बेसिकली। ये क्या है? MnCO CO 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 Mn CO CO, ये क्या रहेगा इसमें? CO। इस टाइप का स्ट्रक्चर आ जाता है यहाँ पे।
ये तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था, अब इसका बॉन्डिंग देखना, वो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनेट, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनेट। अब इसका जो स्ट्रक्चर अगर पूछा जाता तो ये इसके मोनोमर के फॉर्म में बताना रहेगा वहां पे, जो भी रहेगा। तो नेक्स्ट पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना है। बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनेट, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनेट, यहाँ तक तो नोट डाउन कर लियो, इसमें कुछ नया नहीं है यहाँ पे। बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनेट, अब यहाँ पे समझना ध्यान से कि कार्बोनिल क्या होता है। सी, सीओ का स्ट्रक्चर बेसिकली सी डबल बॉन्ड ओ और कोऑर्डिनेट बॉन्ड ओ, और कार्बन के पास एक लोन पे और यहाँ भी एक लोन पे। ये किसका स्ट्रक्चर होता है, कार्बोनिल का। ध्यान से देख लो भाई ये पार्ट, सी ओ। अब यहाँ पे ये मेटल से अगर कनेक्टेड आ रहा है, यहाँ पे ये जो मेटल है, सेंट्रल मेटल सीओ, इसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लिगेंड है, और लिगेंड कैसे एक्ट करता है यहाँ पे, एज ए लुईस बेस, और ये मेटल एक्सेप्ट कर रहा है यहाँ पे। अब क्या होता है यहाँ पे है, नॉर्मल इस टाइप से दिखा रहे हैं, बट यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट एम। अब देखना कि ये जो लुईस बेस है सीओ, मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है यहाँ पे, बट मेटल के पास भी तो वैकेंट डी ऑर्बिटल, मेटल के वैकेंट डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, बट मेटल के पास भी कुछ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ पे। इस तरीके से दिखा सकते हैं लोग यहाँ पे, क्योंकि डी ऑर्बिटल में बेसिकली वहां पे मेटल के डी ऑर्बिटल में कुछ इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, यहाँ पे मान लो कुछ इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे सी। अब इसमें होता क्या है कि जो CO है यहाँ पे, सी डबल बॉन्ड ओ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ओ। अब यहाँ पे जो मेटल का वैकेंट ऑर्बिटल होगा, उसमें क्या करता है, ये कार्बन का लोन पेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है यहाँ पे, तो सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ये जो बॉन्ड बन रहा है, इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या स्पेशल टाइप का बोलना चाहिए, क्या रहेगा इसमें, सिग्मा बॉन्ड ही तो है बेसिकली। यहाँ पे जो कार्बन है वो अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल को देता है, मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में। अब जो मेटल के पास इलेक्ट्रॉन पेयर होता है या पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है कार्बन के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में। तो इस तरीके से दिखा सकते हैं यहाँ पे, कार्बन के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में। यहाँ पे जो एक सिग्मा बॉन्ड तो बना ही रहा था, और मेटल जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बैक डोनेट करता है यहाँ पे कार्बन के किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है यहाँ पे, ये पाई स्टार ऑर्बिटल। ये क्या होता है यहाँ पे, कार्बन के कौन सा ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ये मेटल पाई स्टार ऑर्बिटल, दैट मीन्स एंटी बॉन्डिंग। या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि जो कार्बन का है, तो ऊपर अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे MOT से, तो फिर वहां पे पता चल जाता है कि जो कार्बन के पास है होमो, उसका फुल फील्ड है, सिर्फ लूमो होता है वहां पे, और वो जो लूमो होता है, वो फर्स्ट लूमो क्या आ रहा है वहां पे, लोएस्ट अनऑक्युपाइड, वो पाई स्टार ही वैकेंट होता है वहां पे। दैट मीन्स मेटल कार्बन के वैकेंट एंटी बॉन्डिंग जो कि पाई स्टार, उसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। दैट मीन्स कि पाई, जब ये सिग्मा बॉन्ड बना रहा था, जब रिटर्न में इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर रहा है कार्बन को मेटल, वो जो बॉन्ड बनता है वो क्या रहता है, पाई बॉन्ड। इसको शॉर्ट में अगर मैं दिखाऊं यहाँ पे है, इसको इस तरीके से दिखा जाता है, M कार्बन जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है यहाँ पे C, तो ये तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड आ रहा था, और मेटल जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है यहाँ पे, ये भी स्ट्रक्चर दिखाता है यहाँ पे। एक को क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड, जब कार्बन अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, और मेटल जब अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है कार्बन के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, इसको मैं क्या बोलते हैं यहाँ पे, पाई, पाई बॉन्ड। जो कार्बोनिल है वो पाई बॉन्ड
बना रहा है यहाँ पे, दैट इसको पाई एक्सेप्टर भी बोला जाता है यहाँ पे, पाई एक्सेप्टर या पाई एक्सेप्टेंस। यहाँ पे जो सीओ है वो पाई बॉन्ड के थ्रू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है मेटल का, दैट मींस ये पाई बॉन्ड। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि सिग्मा बॉन्ड कौन सा रहता है जब कार्बन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है मेटल को, पाई एक्सेप्टेंस या पाई एक्सेप्टर या पाई एसिड, तो सीओ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी कर रहा है, दैट मींस पाई एसिड एक्सेप्टर भी बोला जाता है। ये क्या रहता है इसमें, पाई बॉन्ड। अब यहाँ पे कंक्लूजन है, बाकी इसका एक स्टेटमेंट रहता है, तो एनसीईआरटी में दिया हुआ प्रॉपर स्टेटमेंट। यहाँ पे बेसिक चीज समझना है कि इसका मतलब क्या रहता है, और ये जो मैंने बताया यही स्टेटमेंट बुक में दिया गया। सीओ अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में देता है, और जो मेटल एटम है यहाँ पे वो अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में डोनेट करता है, जिससे कि यहाँ पे दो बॉन्ड बन पाता है। और इस टाइप का जो बॉन्डिंग होता है यहाँ पे, इसी बॉन्डिंग को क्या बोलते हैं यहाँ पे, सिनर्जिक बॉन्डिंग। जो बॉन्डिंग आ रहा था इस टाइप से यहाँ पे, इस टाइप के बॉन्डिंग को क्या बोलते हैं यहाँ पे, सिनर्जिक बॉन्डिंग या सिनर्जिक इफेक्ट। क्या होता है सिनर्जिक इफेक्ट। अब इसका क्वेश्चन क्या रहता है यहाँ पे, वो पार्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। क्वेश्चन यहाँ पे देखना है, यहाँ पे अगर मेटल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा तो वो बैक डोनेशन ज्यादा कर पाएगा, सीओ को अपना इलेक्ट्रॉन इसलिए डोनेट कर पाएगा। यहाँ पे एक पॉइंट नोट करना था, और क्वेश्चन भी इसके बेस्ड करते हैं हम लोग। ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए यहाँ पे है। इसका मीनिंग क्या था इस केस में, जो सीओ आ रहा है इस केस में, मेटल को जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है इस केस में यहाँ पे है, तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड दोनों बन पाता है यहाँ पे। नोट जो करना है यहाँ पे, हाइयर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्वेश्चन जब हम लोग करेंगे तो और क्लियर होगा ये पॉइंट। हाइयर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, higher the electron density on metal, larger will be the donation tendency. Larger will be the donation tendency. Tendency. अब देखिए इसका मीनिंग क्या यहाँ पे है। अब यहाँ पे अगर मैं एक कंडीशन लगाऊं कि मेटल कार्बन बॉन्ड अगर स्ट्रॉन्ग हो रहा है, इस मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, तो मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कब होगा, तो कार्बन तो सिग्मा बॉन्ड जो डोनेट करता है मेटल को, तो हमेशा डोनेट करेगा ही। अब जो बैक डोनेशन करता है मेटल कार्बन को, तो जितना ज्यादा बैक डोनेशन करेगा उतना ज्यादा ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बन पाएगा, दैट मींस डबल बॉन्ड करेक्टर उतना ज्यादा होगा। जितना मेटल का कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का टेंडेंसी होगा उतना ज्यादा डबल बॉन्ड करेक्टर होगा, दैट मींस ये बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। इस मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा है, तो मेटल कार्बन का एमसीक्यू में क्या रहा है, मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा है, देन तो मेटल कार्बन जो बॉन्ड लेंथ होगा, देन बॉन्ड लेंथ, शॉर्ट में लिखूंगा यहाँ पे, देन बॉन्ड लेंथ क्या होगा उस केस में, मेटल कार्बन बॉन्ड अगर स्ट्रॉन्ग हो रहा है तो डबल बॉन्ड करेक्टर ज्यादा है, तो डबल बॉन्ड करेक्टर अगर ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा उसका, कम होगा मेटल कार्बन का। एंड और बॉन्ड लेंथ कम हो रहा है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा इसका, ज्यादा। और सिमिलरली इफ CO बॉन्ड अगर वीक हो रहा है यहाँ पे, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, अब यहाँ पे देखने की जब मेटल इलेक्ट्रॉन बैक डोनेशन करता है कार्बन को, जब मेटल की तरफ से इलेक्ट्रॉन मिलता है इस कार्बन को ज्यादा, ऑक्सीजन से जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उसका टेंडेंसी कम हो जाएगा यहाँ पे। जब मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, दैट मीन्स मेटल ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है कार्बन को, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का टेंडेंसी जो है कार्बन को कम हो जाता है। ये अगर स्ट्रॉन्ग हो रहा है तो CO क्या रहेगा यहाँ पे है, यहाँ पर भी देन यूज कर सकते हैं तुम लोग,
अगर ये बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है देन जो CO आ रहा है ये क्या होगा, वीक होगा। CO बॉन्ड वीक हो जाएगा यहाँ पे। ये क्या होगा, बॉन्ड वीक हो जाएगा। और CO बॉन्ड अगर वीक हो रहा है तो CO का बॉन्ड लेंथ क्या होगा, ज्यादा, और बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा इसमें यहाँ पे, कम। ये हमारा कंक्लूजन है। अब कैसे पता चलेगा, ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर ये मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रांग होगा जब मेटल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा। हायर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन मेटल लार्जर विल बी द डोनेशन टेंडेंसी। क्लियर है यहाँ पे है। इस पॉइंट में हम लोग एक क्वेश्चन अभी हम लोग करते हैं यहाँ पे, 5 मिनट टाइम लगेगा एक क्वेश्चन में समझाने में प्रॉपर, उसको देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग। तो बेसिकली यहाँ पे जो आ रहा है इस केस में, ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट था यहाँ पे। जनरली यहाँ पे CO बॉन्ड लेंथ का क्वेश्चन पूछा जाता है, लॉन्गेस्ट कब है, शॉर्टेस्ट कब है, या बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड। और एक ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। चलो एक मैं क्वेश्चन यहीं पे लिखता हूँ, तुम उसको नोट डाउन करो। क्वेश्चन एक नीट का ही पूछा गया क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव लॉन्गेस्ट CO बॉन्ड लेंथ। तो नीचे लिख लोगे हैव लॉन्गेस्ट CO बॉन्ड लेंथ। CO बॉन्ड लेंथ लॉन्गेस्ट किस में होगा, ऑप्शन है इसमें ए NiCO होल 4, बी CO होल 4, सी में FeCO होल 4 2 माइनस, और डी में, इसलिए यहाँ भी माइनस चार्ज है, MnCO6 प्लस। यूनिट का आया हुआ क्वेश्चन है, किस ईयर में देख लोगे वहां पे। आंसर बताओ इसका फाइनली क्या रहेगा यहाँ पे। अपूर्वा का आंसर आ रहा है सी। बाकी लोग भी सोचो, इसमें सोचने का तरीका क्या यहाँ पे। तो मैं इसी क्वेश्चन को एक और क्वेश्चन में कन्वर्ट करके मैं बताऊंगा यहाँ पे। तो सोचने का तरीका है कि CO बॉन्ड लेंथ क्या हो, लॉन्गेस्ट। तो CO बॉन्ड लेंथ लॉन्गेस्ट कब होगा, जब CO का बॉन्ड क्या हो वहां पे है, वीक होगा वहां पे, तभी वो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, लॉन्गेस्ट। अब देखो राशि का आंसर आ रहा है ए। इसमें सोचना यहाँ पे है कि कैसे सोचेंगे यहाँ पे हम लोग। तो सोचने का तरीका ये है कि सब पे जितना भी मेटल है सब पे पहले चार्ज निकाल लो, चार्ज डेंसिटी किसका ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो भी। यहाँ पे क्या रहा है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0। यहाँ पे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 जो चार्ज है। CO तो कार्बन जो आ रहा है वो तो क्या है, न्यूट्रल। यहाँ पे -1 जो रेड से मैं दिखा रहा हूँ वो सॉल्यूशन में बता रहा हूँ। यहाँ पे Fe का चार्ज क्या होगा यहाँ पे, -2, और Mn का यहाँ पे प्लस। यहाँ पे मेटल जो आ रहा है, किस मेटल पे सबसे ज्यादा चार्ज आ रहा है, आयरन पे। तो आयरन पे अगर ज्यादा चार्ज है यहाँ पे, जो मेटल है आयरन, उस पर -2 चार्ज, दैट मीन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ का ज्यादा है। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर यहाँ का ज्यादा है तो जो CO जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है यहाँ पे इसको, Fe को, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने के चलते ये बैक डोनेशन का भी इसका टेंडेंसी क्या होगा, ज्यादा। यही तो पॉइंट था। हायर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन मेटल लार्जर विल बी द डोनेशन टेंडेंसी। दैट मीन्स जो पाई डोनेशन कर रहा है यहाँ पे, जो इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर रहा है कार्बन को मेटल, उसका टेंडेंसी यहाँ पे ज्यादा होगा। दैट मीन्स FeCO अगर इधर से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो CO ऑक्सीजन से जो कार्बन इलेक्ट्रॉन ले रहा है थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड, वो कम हो जाएगा। और जब ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी कार्बन का कम हो जाएगा, दैट मीन्स ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। और बॉन्ड वीक हो गया दैट मीन्स बॉन्ड लेंथ क्या होगा उसका ज्यादा।
क्योंकि जो ट्रिपल बॉन्ड बना रहा था, ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर बहुत कम हो जाएगा, और ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर कम हो जाए तो बॉन्ड लेंथ का क्या होगा, ज्यादा। तो सबसे ज्यादा मेटल से कौन सा कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, एक्सेप्ट करेगा वहां पे, तो सी वाला ऑप्शन। क्लियर है यहाँ पे। अब इसी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सबसे शॉर्टेस्ट सीओ बॉन्ड लेंथ कौन सा होता है, तो शॉर्टेस्ट अगर यूज किया जाता तो आंसर क्या रहता है, तो बताओ वहां पे। डी। सही है, शॉर्टेस्ट अगर पूछा जाता तो आंसर क्या जाता उसमें, डी। क्योंकि डी पे तो एम पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन कम है, तो इलेक्ट्रॉन जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाएगा बिल्कुल भी कार्बन को। और जब कार्बन जो भी मेटल है वो कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पा रहा, उसका टेंडेंसी कम है, जब इधर से इलेक्ट्रॉन कम डोनेट करेगा तो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी उसका ज्यादा होगा, और ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी ज्यादा होगा, दैट मीन्स ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ पे ज्यादा बन पाएगा, और बॉन्ड क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा वहां पे। शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ क्या आ जाता है, डी। इसी क्वेश्चन को इस टाइप से पूछा जा सकता है कि लॉन्गेस्ट पूछा जा रहा है तो आंसर सी, शॉर्टेस्ट पूछा जाता तो ऑप्शन डी आ जाता आंसर वहां पे। क्लियर है सब लोगों को यहाँ तक? हाँ बताओ। सर मतलब हम ऐसे नहीं देख सकते कि बैलेंस शेल में जिसके ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं। डेंसिटी वाला हो। नहीं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां पे चार डेंसिटी, हम लोग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात कर रहे हैं। तो क्या होता है, जिसपे ज्यादा चार्ज एडिशनल, दैट मीन एक्स्ट्रा चार्ज आ रहा -2 +, -1 0, यहाँ पे जिसपे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या चार्ज डेंसिटी वर्ड यूज कर रहे हो यहाँ पे, कंफ्यूजन हो रहा है तो। यहाँ पे जिसपे ज्यादा -1 चार्ज, नेगेटिव चार्ज होगा, उसका इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का टेंडेंसी सबसे ज्यादा है। तो वहां पे जैसे तुम सोच रहे हो वैसे नहीं सोचना है कि कितना इलेक्ट्रॉन है उसके पास, हाँ और इस पे कितना ज्यादा चार्ज है। इस टाइप का 2-3 क्वेश्चन पूछा गया है। आज इस टाइप का क्वेश्चन कर लोगे प्रीवियस ईयर का भी, या तुम्हारे बुकलेट में जो भी क्वेश्चन है मेटल का रिलेटेड, अब सारा तुम लोग क्वेश्चन कर सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर कल का टाइमिंग मैंने बता दिया है, कल भी तुम लोगों का क्लास है, जो सेकंड स्लॉट तुम लोगों का खाली है उसमें GR MR का हम लोग कंबाइंड कुछ पार्ट बचा हुआ है, स्पेशली स्टेबिलिटी से रिलेटेड, और भी कुछ पार्ट है जिसको हम लोग कल क्लियर कर लेंगे वहां पर। चलो ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं, कल भी लेक्चर है तुम लोगों का। और कल कोई क्वेश्चन होगा इससे रिलेटेड जो आज हम लोग क्लास में किए हैं, आइसोमेरिज्म और मेटल कार्बन से रिलेटेड, तो भी हम लोग कंबाइंड क्लास में भी कुछ क्वेश्चन ले पाएंगे वहां पे हम लोग। तो क्वेश्चन तुम लोग ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करो मेटल कार्बन का और आइसोमेरिज्म का। कोई भी डाउट आता है तो कल के क्लास में हम लोग ले पाएंगे। तो ठीक है, मैं सेशन एंड करता हूँ, नेक्स्ट क्लास भी तुम लोगों का